हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हिस्ट्री का चैप्टर में नेक्स्ट आपका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बेटा हम लोग, द डॉन ऑफ द मॉडर्न कल्चर इन द यूरोप एंड इंडिया, अर्थात यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। तो इसमें आपका 6.3 में देखिए यहाँ पे द साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, जिसको हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Deism of the belief in God, the dominant thinking in the Europe during the middle age। तो मध्यकालीन यूरोप जो है इस्लामी देश था तथा भारत में ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था। इट वॉज आल्सो द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द इस्लामिक कंट्री एंड इंडिया। क्या बोला गया यहाँ पे कि भारत और इस्लामी देश तथा भारत में जो ईश्वरवाद का प्रभाव देखा गया था। द थीस्ट preached that God is the ultimate truth, the all power who created the universe। तो उन्होंने यहाँ पे इस सिद्धांत को लागू किया कि ईश्वरवादी लोगों ने को शिक्षा देते हुए बताया कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, क्या बोला गया कि अंतिम शक्ति जो है आपका ईश्वर है और जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना किया हुआ है। जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि द थियस्ट प्रीच्ड दैट गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, द ऑल पावरफुल हु क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। तो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। हैंस पीपल द शुड forsake द परस्यूट ऑफ द कंफर्म एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस वर्ल्ड एंड सीक ए द प्लेस नियर गॉड इन हेवन। तो मनुष्य को इस लोक में सुख शांति प्राप्ति की जगह परलोक में ईश्वर की निकट स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देयर वॉज नो प्लेस फॉर स्टडिंग द फिजिकल वर्ल्ड इन सच थिंकिंग। फिजिकल वर्ल्ड इन सच थिंकिंग, सच स्टडी वॉज इवन सीन इन द बीइंग द अपोज टू रिलीजियस लाइफ। इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्ययन को बहुत कम महत्व दिया गया और यहाँ तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है। दिस इज वाई साइंस कुड नॉट द प्रोसेस इन द मिडिल एज, बट दिस डज नॉट मीन देयर वॉज नो साइंस। द इस्लामिक वर्ल्ड सॉ द फ्लोरिंग ऑफ द साइंस ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ, फिर भी यह वैज्ञानिक इस चिंतन जो था पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई और मध्यकाल में विशेषकर इस्लामिक देशों में वैज्ञानिक खोज चलता रहा। We had seen earlier how Arab philosophers studied and translated the work of the Chinese scientists and Indian mathematicians. They adopt Indian mathematics, particularly the decimal number system. They also adopted some well-known Chinese inventions such as gunpowder, block printing, and magnets. Arab intellectuals built upon the work of the Chinese and Indian astronomer in calculating the motion of the planets, stars and other heavenly bodies। तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का अध्ययन अनुवाद किया था। भारतीय गणित और खास करके जो स्थानीय मान आधारित संख्या पद्धति को उन्होंने अपनाया था। चीन के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे बारूद, छापाखाना और चुंबक को भी उन्होंने अपनाया। अरब विचारकों ने चीनी और भारतीय खगोलशास्त्रियों द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचे ग्रंथ विभिन्न तरीकों से यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुँचे। इस तरह से अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी वैज्ञानिकों को यूरोप तक पहुँचने का काम दिया गया। ठीक है, इन दिस वे द अरब साइंटिस्ट रीच्ड इंडियन एंड चाइनीज साइंस टू यूरोप। When the study of Greek and Latin classics was revived in the Europe, the people there began the studying scientific literature from the Greek as well as the works of the Arab science. It was to those days that the
European navigators were looking for a sea route to India and China. तो जब यूरोप में प्राचीन यूनानियों लैटिन साहित्य का अध्ययन किया फिर से प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने यूनान की जो वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्हीं दिनों यूरोप के जो नाविक भारत और चीन पहुंचने के नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे। इसके लिए समुद्र में दूर तक यात्रा करने की ज़रूरत थी। समुद्रों में तारों और ग्रहों की स्थिति के अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी। They are only the method to navigate their way across the ocean was by the tracking the position of the stars and the planets in the sky. So अभी जो मैंने बताया वो they also used to magnetic compass to chart their path. The telescope with the glass lens had just been invented, so it helped them to look long distance across the sea. तो क्या हुआ वहाँ पे एक तरीके से जो है उन दिन युद्ध में तोपों का बहुत उपयोग भी होता था, या उन्हीं दिनों जो समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार भी हुआ। दूरबीन के लिए ये जानना जरूरी था कि तोप को किस कोण में दागने पर गोली कितनी दूरी जाकर गिर गया। गोली का वजन, तोप के व्यास आदि का भी अध्ययन करना जरूरी था। सबका वास्ता जो था वैज्ञानिक अध्ययन में था। अतः व्यापारियों और राजाओं की विशेष रुचि वैज्ञानिक खोजों में बनी रही। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर वर सम साइंटिस्ट इन द यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज। इन 13th century इंग्लैंड देयर वाज रोजर बेकन born 1220 died 1292 c who paved the way the experiment based investigations of scientific principles. In those days the common practice was to the guess or the estimate the answer to any questions. The process of the reaching conclusions on the basis of the observation from experiments was not established. Bacon's insistence on this scientific method slowly became the accepted practice in scientific studies. So यहाँ पे ब्रैकन की बात जो है रेनेसां के अंतर्गत जो है कोपरनिकस के क्षेत्र के अंतर्गत जो है दार्शनिक अरस्तु ने भी उनके साथ काम किया था। तो इनके साथ जो है जैसे प्रयोग वास्तविकता में अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी, तो धीरे धीरे बेकन की आज्ञा पर जो है के लोग आगे बढ़ते गए। क्या कहा गया कि देखिए मध्यकालीन यूरोप में जो कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे इंग्लैंड में 12वीं सदी में जो रोजर बेकन, जिसने प्रयोगों के आधार पर जो है निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया था। उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर अभ्यास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था। प्रयोग करके वास्तविकता के अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी। धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर जो है कई लोग आगे आगे बढ़े। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रेनेसां काल में जो मानव शरीर तथा दृष्टि परिप्रेक्ष्य की ज्यामितीय समझ पर काफ़ी शोध हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एज वी हैड सीन द अर्लियर द रिनाइंसेंस वाज द एज अ लॉट ऑफ द रिच। नहीं छोड़िए, नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे, इनके जस्ट वाला। मैनी एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द टाइम स्टडीज द पथ एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द स्काई। दे फेस द प्रॉब्लम। They found that the motion of the planets did not tally with the geocentric universe. The most prominent among them was the Polish astronomer Nicolaus Copernicus, from 1473 died 1543.
He published a book toward the end of his life in which he said that the problem could be resolved if we accepted that it is the sun, not the earth, that is at the center of the universe, and that all the planets, including the earth, revolved around it. तो कॉपरनिकस ने या कॉपरनिकस के संदर्भ में यहाँ पे इस चीज़ को संदर्भित किया गया है कि खगोल शास्त्र एक जो महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र भी रहा। तो मध्यकालीन विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी तारे जो है सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी या ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह धारणा मूलतः जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की थी। साथ में यह भी माना गया था कि पृथ्वी सपाट है। कई मध्यकालीन खगोल शास्त्रियों ने आसमान में ग्रहों की चाल का अवलोकन किया और पाया कि इन सिद्धांतों में कुछ समस्याएं भी है, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है इन धारणाओं के अनुरूप नहीं थी। इनमें से प्रमुख था पोलैंड देश का निकोलस कोपरनिकस, जिसका जन्म जो था 1473 और उसकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु जो 1543 अर्थात 1543 को। तो कोपरनिकस ने अपने जीवन के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उसने कहा कि ऐसी ढेर सारी समस्याओं का निदान हो सकता है यदि हम यह माने कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। This heliocentric theory of the Copernicus was quite revolutionary. For his time, people were not ready to accept that the Earth, which appeared stationary to them, could actually be orbiting the sun, ऑर्बिट करना। तो कोपरनिकस के ये विचार उन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी थे। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी जो हमें स्थिर लगती है वह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। द चर्च स्टेट दैट गॉड हैड ordained that the earth was the center of the universe so that humans could live at the center. So the church opposed the heliocentric theory. तो चर्च के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया था ताकि मनुष्य उस केंद्र में रहे। इस कारण चर्च ने भी इन विचारों का विरोध किया, लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों और ग्रहों की चाल को बारीकी से अध्ययन करने लगे। However, the Copernicus had erred in one respect. He said the earth followed a circular path while orbiting the sun. Kepler's calculations showed the orbital path followed by the earth wasn't circular but elliptical. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उनमें से कई ऐसे विचारधारा के जो थे तो उन विचारधाराओं को जांचने के लिए आसमान में तारों और ग्रहों की चाल को बारीकी से अध्ययन किया। लेकिन प्रमुख रूप से जो था टाइको ब्राहे, जिसने डेनमार्क देश में एक वेधशाला स्थापित की थी, वह एक नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गणना करती थी। इन गणनाओं का अध्ययन एक खगोलशास्त्री केपलर, जिनका जो जन्म जो था 1571 और जो डेथ हुआ था 1630 में, ने पाया कि इसे समझने के लिए मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी से ही सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन कोपरनिकस ने माना था कि यह ग्रह एक गोलाकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जबकि केपलर की गणनाओं के अनुसार वे गोलाकार पथ में नहीं बल्कि एक अंडाकार पथ में घूमते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं मैरीटाइम एक्सपेडिशंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ओके, मैरीटाइम एक्सपेडिशंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज अर्थात समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। At the time when the Copernicus, Galileo and other scientists were conducting their investigations, sailors from the Europe were crossing the ocean to find new sea lands to new worlds. Before this, there
voyages were mostly along the shallow coast from port to port. तो जिस समय कोपरनिकस, गैलीलियो और जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे हुए थे, उसी समय यूरोप की जो नाविक जो था दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे. उन दिनों लोग जो थे किनारे किनारे तो समुद्र में यात्रा करते थे, लेकिन दे seldom ventures into the deep oceans. The main reason was that they did not have any maps of the seas which could help them find their way. अब क्या होता था वहाँ पे, इसका जो मुख्य कारण था, समुद्र किनारे यात्रा तो करते थे लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे. इसका मुख्य जो कारण था कि समुद्र का कोई नक्शा न होना जिसकी मदद से रास्ता पता कर सके. There was only one way they could resolve the problem: observe stars and planets and use their position to find out where they were on the earth's surface and which path they should choose. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय रखा गया, उसके अंतर्गत तारों और ग्रहों का अवलोकन किया गया और उनकी मदद से पृथ्वी पर अपनी स्थिति पता लगाना और रास्ता निर्धारित करना आसान हो गया. These mariners and the sailors set out for new lands in search of wealth. Many of them also wanted to spread Christianity in the new worlds they discovered to gain from and salvations. The king and the emperors supported them in their search, especially because they wanted to find a new sea route to India and China. तो समुद्री यात्रा करने वाले जो नाविक जो थे धन की खोज में निकलते थे. कई नाविक इस उद्देश्य से निकलते थे कि नए देशों में ईसाई धर्म को फैलाएंगे, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, इससे उन्हें एक श्रेय और पुण्य मिलेगा. तत्कालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश खासकर भारत और चीन तक पहुंचने के लिए रास्ते खोजे जा सके. The mariners believed they could reach India if they fell around the African continent. If the world was round and not flat as the scientists were then proposing, they could also sail across the western sea to reach the countries in the far east. That meant they could cross the Atlantic Ocean to reach the eastern coast of China. तो इन नाविकों का अनुमान था कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है. सो यदि दुनिया चपटी है या चपटी न होकर गेंद की तरह गोल है तो पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए पश्चिमी मार्ग में भी यात्रा की जा सकती है, अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुंचा जा सकता है. Now last paragraph. The Portuguese navigators, one who works out the route of ship on the sea. Vasco da Gama, born 1460 and died 1524, sailed around Africa to reach Calicut in the coastal Indian state of Kerala in 1498. तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो था वो 1498 में अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जो था केरल की कालीकट पहुंचा. इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीप समूह पर पहुंचा था. ठीक है. बिफोर हिम द इटालियंस नेविगेटर्स. ठीक है. Italian navigators Christopher Columbus set out the westward to India, reaching a group of islands off the coast of the new continent. He thought he had reached India, so he called the islands the Indies and its inhabitants Indians. Later, the Portuguese navigator Amerigo Vespucci, born 1454, died in 1512, established this was
this was a new continent by sailing around it. The continent was named America after him. A few years later, the Portuguese navigators Ferdinand Magellan decided to sail his ship around the entire world to gauge the earth was round. He could not complete his circumnavigations dying along the way, but his crew completed the journey. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इससे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो तब 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीप समूह में पहुंचा, तो कोलंबस को यह पता नहीं चला कि वह नए महाद्वीप पहुंचा था। वो यही सोचता रहा कि भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज और वहाँ के निवासियों के इंडियन मानता रहा। बाद में एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुपिक्की ने यह साबित किया कि यह एक नया महाद्वीप है। उसी के नाम से इस महाद्वीप का नाम जो अमेरिका पड़ा। ठीक है, अमेरिगो वेसुपिक्की, उन्होंने यह स्थापित किया कि यह एक नया महाद्वीप है, सो उसी के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, या उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इसके कुछ वर्ष बाद एक और नाविक जो था मैगलन ने तय किया कि जहाज़ से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध करेगा कि पृथ्वी गोलाकार है, बट वह इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके अन्य साथियों ने यात्रा पूरी की थी। ओके, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द डॉन ऑफ द मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया, अर्थात यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। ठीक है, द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया। ओके, दैट्स ऑल। गुड डे।